नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बंगाल में मतदान चल रहा है और बंगाल का चुनाव और उसका नतीजा कहीं ना कहीं देश की राजनीति को पलट देने वाला है। लेकिन अक्सर हम बातें करते हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब सबसे बड़ा जो युद्ध होने वाला है सियासी तौर पर, चुनावी तौर पर, वो उत्तर प्रदेश में ही होने वाला है। तो क्या उससे पहले योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में सुलह हो गई है? इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उसके क्या मायने हैं, करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सर, अक्सर हम बातें करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खींचतान दिल्ली और लखनऊ के बीच में है। लेकिन पिछले 24 घंटे से कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं मामला सुलझ गया है। ये समझौता है या फिर चुनाव आ रहा है तो उससे पहले एक रणनीति है? किस तरह से देखें इसको, उस मुलाकात को, उस बातचीत को जिसको बताया जा रहा है कि दो भाई बैठकर आपस में बात कर रहे हैं? हिमांशु जी, उसी तरह की तस्वीर है जैसे बिहार के चुनाव से पहले नीतीश कुमार के साथ मोदी जी की तस्वीर थी। ऐसे इसको समझ लीजिए, क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल का मामला समाप्त हो गया है। आज वहां वोटिंग है। अब मोदी जी का जितना वहां पे आना जाना था, जितना बंगालियों को भाई बनाना था, जितना वहां के मंदिर से ऊर्जा लेनी थी, वो ले चुके। बाकी काम वहां पे जो अपने सशस्त्र बल हैं, जो अधिकारी भेजे गए हैं भाजपा शासित राज्यों से, लगभग 60-65% वो अपना काम कर रहे हैं वहां। और ज्ञानेश जी तो ज्ञान आदेश दे ही रहे हैं। तो वो सारा मामला निपटा के जो है मोदी जी, अब मोदी जी देखिए 18 घंटे काम करते हैं, वो आराम तो करते नहीं है। तो वो तत्काल उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं। अब आपको लगातार अगले कुछ महीने मोदी जी उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होगा, क्योंकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव है। तो इसी एरिया में मोदी जी आपको दिखाई देंगे। मोदी जी वेस्ट बंगाल में प्रचार के बाद मणिपुर नहीं जाते, उसके बराबर इम्फाल में चले जाते। तो इसलिए आपको क्या होगा कि मोदी जी ऐसी ऐसी जगहों पे जाएंगे जहां से उनको ऊर्जा प्राप्त हो, और चुनाव को कैसे जीता जाए, इसकी कैसे रणनीति बने। अब आपने जो सवाल पूछा है कि लगातार हम इस पे बात करते हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में तल्खी है। जो दिल्ली और लखनऊ के बीच की तल्खी है, दिल्ली में भले ही चेहरा मोदी जी हो, लेकिन दिल्ली को चलाने वाले, पर्दे के पीछे से काम करने वाले अमित शाह है। तो तल्खी अमित शाह जी के और योगी के बीच में ज्यादा अधिक है। उस तरह की फोटो वहां बहुत कम मिलती है। आज जो आपने बाबा की नगरी से, बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज डमरू बजाने गए हैं मोदी जी। अब मुझे तो ये लग रहा है कहीं बाबा ही खतरा ना मान जाए, क्योंकि उनका काम भी सारा यही ले लेंगे। अगर डमरू भी यही बजाएंगे, विष भी यही पी लेंगे और नृत्य भी यही कर लेंगे, तो बाबा क्या करेंगे फिर? क्योंकि ये तो छोड़ नहीं रहे हैं कुछ। तो इसलिए जो आज आपने तस्वीर देखी है कार्यक्रम की, और उसमें जिस प्रकार से वार्तालाप चल रहा है मोदी जी का और योगी जी का, तो उससे लग रहा है कि कोई बहुत गहन डिस्कशन चल रहा है। क्या योगी जी ये पूछ रहे हैं क्या कि हमारे यहाँ जो 2 करोड़ वोट कटे हैं, क्या होगा उसमें? हमारे वोट अधिक कट गए हैं, गोरखपुर में ज्यादा काट दिए गए हैं, क्या वो पूछ रहे हैं क्या उनसे, या उनको कुछ बता रहे हैं? तो ये गहन विषय है जांच का, कि इसकी जांच की जाए। और बॉडी लैंग्वेज से आप पहचानिए कि किस तरह की भाव भंगिमा दोनों लोगों की है। तो ये शुरुआती दौर के रूप में मैं देखता हूं। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगला घमासान किस प्रकार से क्या होने वाला है। और ये भी बात है कि जिस प्रकार से दिल्ली है, वो चाहती नहीं है कि योगी जी मुख्यमंत्री रहे। तो इसमें फिर वही सवाल आके खड़ा हो जाता है जो पिछले लगभग 1-1.5 साल से चल रहा है, कि योगी जी दिल्ली आएंगे या गोरखपुर मठ में जाएंगे। तो अब ये तो पता चलेगा आपको अगले साल चुनाव के बाद ही। लेकिन चुनाव का मामला अब शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में, और चुनाव का बिगुल तो बजता नहीं है। वहां यूपी में डमरू जो है मोदी जी ने बजा दिया है, तो इसको कहेंगे कि बनारस में जाके मोदी जी ने यूपी के चुनाव का डमरू बजा दिया है। तो ये मुझे लग रहा है कि चुनावी डमरू है जो आज आप बजते हुए देख रहे हैं। जी। अच्छा, चुनावी डमरू बजा दिया है और दूसरी तरफ मोदी जी मंच पर खड़े होकर फिर से उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जो पिछले कुछ लंबे वक्त से दोहराते आए हैं कि विपक्ष नहीं चाहता है महिला आरक्षण मिले।
सबसे बड़ा रोड़ा विपक्ष ही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो अपनी ही विधायक हैं अनुपमा जायसवाल, वो बेचारी 25 तारीख को झुलस जाती हैं। मतलब झंडा जला रही थी वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तस्वीर उसमें लगी हुई थी। तो अखिलेश यादव मिलने के लिए 3 दिन बाद पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले कोई नहीं पहुंचता भारतीय जनता पार्टी वाला। और अखिलेश यादव के पहुंचने के बाद दोनों डिप्टी सीएम पहुंच जाते हैं, एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर पहुंच जाते हैं, मतलब सारे लोग धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं। बाबा जी दूसरी तरफ नहीं पहुंचे क्योंकि बाबा जी खातिरदारी में लगे हुए हैं, वो भी हो सकता है पहुंच जाए। तो महिला सम्मान कितना असल में जमीनी हकीकत क्या है उसकी वो तो दिख ही रही है। अपनी महिला नेता की उनको सुध नहीं है और दूसरों की वो बातें कर रहे हैं। नहीं देखिए हिमांशु, महिलाओं की कितनी सुध भारतीय जनता पार्टी ले रही है वो तो तमाम घटनाएं आप याद करेंगे। तमाम जो महिलाओं ने नेताओं के ऊपर आरोप लगे हैं, उन नेताओं के ऊपर क्या एक्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो आपके सामने। दूसरी बात यह है कि वास्तव में अगर आप महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं तो आपका उनको प्रतिनिधित्व देने का जो चार्ट है वो प्रदर्शित करें। बताएं भाई, आप अगर वास्तव में महिला वंदन और महिला का सम्मान कर रहे हैं और महिला बिल पास नहीं होने दे रहा है विपक्ष, तो प्रधानमंत्री सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। महिला बिल तो 23 में ही पास हो गया, वो तो कानून भी बन गया। अभी तो आप बात करिए परिसीमन की, उसकी बात कर नहीं रहे आप ऐसे कर रहे हैं कि जैसे पान को एक पत्ते में लपेट कर दे रहे हो और आप जो है पत्ते की बात कर रहे हो, अंदर जो पान है उसकी बात ही नहीं कर रहे आप। तो इसलिए आप क्या है कि महिला बिल में लपेट के परिसीमन को आप खा जाना चाहते हैं और वो आप जो है लोगों में महिला बिल आप कर रहे हैं, महिला महिला कर रहे हैं। तो महिलाओं की इतनी चिंता है तो आपने अभी इलेक्शन करवाया है वेस्ट बंगाल में, 33% महिलाओं को टिकट दे देते या 33% महिलाओं को अपने मंत्रिमंडल में उनको पद दे दीजिए, आप सम्मानित कीजिए। उत्तर प्रदेश में भी आप मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं, चुनाव से पहले चुनावी डुगडुगी आज आपने बजाई है, वहां पे डमरू बजाया है, तो उस डमरू में घोषणा कर दीजिए आप कि हम महिलाओं को 33% जो है उनका वो देने जा रहे हैं। ये तो आप करेंगे नहीं। आप विपक्ष ने ये नहीं करने दे रहा है, विपक्ष महिला आयोग नहीं करने दे रहा, विपक्ष महिला बिल नहीं आने दे रहा है, विपक्ष महिलाओं का दुश्मन है। ये महिलाओं की इतनी चिंता एकाएक क्यों हो गई? आप महिलाओं की चिंता आपको इसलिए हो रही है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने महिलाओं को 33% से भी ज्यादा सम्मानित अपनी पार्टी में किया हुआ है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो दूसरी जो भी उनका पद है, उन्होंने 33% से ज्यादा किया। और भारतीय जनता पार्टी आज भी लटकी हुई है वही 10-12% पे। तो भारतीय जनता पार्टी की असली चिंता ये है कि अगर हम आकलन करते हैं ममता बनर्जी का, तो वहां पे 50% से भी अधिक महिलाओं ने ममता बनर्जी को वोट दिया था। और भारतीय जनता पार्टी का अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है 30 से 32% वोट महिलाओं का भाजपा को मिला। तो भाजपा की नजर जो है महिला वोटर पे है, महिलाओं की चिंता नहीं है इनको महिलाओं के वोट की चिंता है। जिस प्रकार से इन्होंने बिहार में महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए भेज के महिलाओं की इस तरह की कहानियां बना के उनसे वोट लेने का काम किया है, उसी फॉर्मूले पे ये वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं और उसी फॉर्मूले पे ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद करती है और वो समझ चुकी है कि महिलाएं आजकल चुनाव में मतदान में बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं, तो महिलाओं को किस प्रकार से भ्रमित किया जाए। महिला गांव की सीधी सादी महिलाएं हैं या महिलाएं ज्यादा भरमाने में आ जाती हैं, उनको भरमाना आसान है, पुरुष के मुकाबले में महिलाओं को आसानी से समझाया जा सकता है। तो हम उन पर कैसे टारगेट करें, ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है जी। लेकिन बेवकूफ तो ना बनाए ना, कम से कम भारतीय जनता पार्टी का एक नेता दूसरी महिला नेता से कह रहा है हम बिस्तर हो जाओ, तब इन पर कोई एक्शन लेने की वो नहीं आती है। आपकी महिला नेता जब झुलस जाती हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं, तो 3 दिनों तक आपको सुध नहीं होती है। विपक्ष का नेता जाता है तब आपको लगता है कि हमको भी जाना चाहिए। तो कम से कम ये मतलब 2 गले तो नहीं होने चाहिए ना सर, एक ही गला ठीक है इंसानी शरीर में। नहीं देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें जिस महिला ने अखिलेश यादव का विरोध करते हुए उनका पुतला फूंकते हुए उनका चेहरा जल गया, ये वैसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है
कि आप इस स्तर पे जाके पुतला जला रहे हैं, इतनी गर्मी है, पेट्रोल डाल रहे हैं, तो आप विरोध करिए। विरोध के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन खुद को ही आग में जला लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद आप जब हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो पार्टी का कोई बड़ा नेता आपकी सुध लेने नहीं जा रहा है, तो ये भी इस प्रकार की महिलाओं को समझ लेना चाहिए। कई महिलाएं फ्रंट पे आई हैं और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से महिला उत्थान हो रहा है, किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान हो रहा है, ये उन्होंने बताया है। तो इन महिलाओं को भी ये समझ लेना चाहिए जो आग में जलाने को तैयार अपने आप को हैं। तो अगर अखिलेश यादव गए हैं, तो अब मैं इसको क्या कहूं कि अखिलेश यादव गए हैं, वो बड़प्पन में गए हैं, या उन्होंने भी एक सियासी मौका ढूंढ लिया है और उनको लगा कि अगर हम ये करते हैं, भाई ये तो वैसे बहुत अच्छी बात है। अगर राजनीति के तरीके से हम इसको देखें तो अखिलेश यादव ने बड़ा हथौड़ा मार दिया है और ये उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे भेज दिया है, ये अपना पैंतरा चल के। अब इस पैंतरे में भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई नजर आ रही है और उसी से बचने के लिए दोनों डिप्टी सीएम तत्काल पहुंच गए हैं। अगर ऐसा था तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा मंत्री संतरी या डिप्टी सीएम या सीएम क्यों नहीं पहुंचे जब वो लखनऊ में ही थी? तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आपकी महिला तारीख से 29 कार्यकर्ता। तारीख के बीच में सर 25 से 28 के बीच में चुनावी यात्रा पर थी ना पूरी भारतीय जनता पार्टी, तो कहां पहुंच जाते हैं? कोई जले मरे कटे क्या ही फर्क पड़ता है इनको? इनको तो चुनाव करना था ना। अब यूपी आए हैं, अब इनको याद आया कि हाँ हमारी नेता भाई जल गई हैं, उनको देख लेते हैं चल। नहीं नहीं, इनको याद अखिलेश के जाने से आया है ना, इनको वैसे याद नहीं आया। अगर अखिलेश यादव नहीं जाते तो मामला पुराना पड़ गया था। ये इस सही बात। मामले को, इस जख्म को अखिलेश यादव ने हरा कर दिया है। अब जो उस जख्म को हरा कर दिया है उस पर मरहम लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। देखिए ये तो समझने वाली बात है, लोगों को सबको समझ में आ रहा है क्या सच है क्या झूठ है, महिलाएं भी समझ रही हैं। लेकिन आजकल सिद्धांत ऐसे हो गए हैं, नेताओं के ऐसा सोच हो गई है, ऐसी ऐसे उनके लालच हो गए हैं कि उनको सत्ताधारी दल के साथ जाके मलाई खानी है तो कुर्बानी तो देनी ही होगी, और ऐसे लोगों की लंबी फेहरिस्त है। अभी आप चुनाव के दौरान देखेंगे लोग इधर से उधर जंप मारेंगे। जिनको भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा वो सपा में जाएंगे, जिनको सपा से टिकट नहीं मिलेगा वो भाजपा में जाएंगे, जिनको दोनों जगह से नहीं मिलेगा वो तीसरी जगह टिकट का जुगाड़ करेंगे। तो नेताओं का भी जिस प्रकार से नैतिकता और जो सिद्धांतवाद था वो समाप्त हुआ है, तो वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आजकल नेताओं में वो सिद्धांतवाद दिखाई नहीं देता जो पहले हम बात करते थे। अब आपने देखा दिल्ली में 7 सांसद जो है एकाएक भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे रहे थे, भ्रष्टाचारी बता रहे थे और ना जाने क्या क्या आरोप वॉशिंग मशीन का लगा रहे थे, आज उसी वॉशिंग मशीन में नहा धो के बैठ गए मंच पे। तो ये इस प्रकार का नेताओं का जो चलन हो गया है वो भी लगता है मुझे दुर्भाग्यपूर्ण। जी। अच्छा, दूसरी तरफ बंगाल में चुनाव हो रहा है, इस बीच डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी जीत जाए तो फिर मोदी जी इस्तीफा दे दें। अब क्योंकि जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से पूरी मशीनरी लगा रखी है, बंगाल का जो रिजल्ट आएगा वो देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। ममता बनर्जी जीतती हैं तब भी और ममता बनर्जी हारती हैं तब भी। डेरेक ओब्रायन तो कह रहे हैं अगर ममता बनर्जी जीत जाए तो मोदी जी इस्तीफा दे दें। नहीं देखिए हिमांशु, इसको आपको समझना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल का चुनाव जो है भारत की राजनीति की प्रयोगशाला बना हुआ है, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हजारों कंपनियां अर्धसैनिक बल की वहां भेजी गई हैं, लगभग 5 लाख जवान वहां पे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों से लगभग 65% लोग गए हैं। अगर आप 100% की बात करेंगे तो वहां उन राज्यों से आए हैं और ऐसे ऐसे ऑफिसर आए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आईपीएस गए हैं, उनका करिश्मा आप देख रहे हैं। इसी तरह से खबरें इस प्रकार की आई है कि उड़ीसा से एक आईपीएस आए हैं और वो चंद महीनों में रिटायर होने वाले थे और उनको भी ऑब्जर्वर बना के भेजा है और उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है, और वो जाते ही सबसे पहले मीटिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से। तो ये तो आप अधिकारियों का, ऑफिसरों का देख सकते हैं। तो जब इस तरह की पैंतरेबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे ममता को हरा के वेस्ट बंगाल को हथियाना चाहती है, तो वो अपने शाम धाम दंड भेद कर रही है। और ज्ञानादेश जी का तो आप देख ही रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी अगर कोई विपक्ष करेगा तत्काल एक्शन होगा। क्या अर्धसैनिक बल या ऑब्जर्वर जो गए हैं
उनको अधिकार है किसी गिरफ्तारी करने का, इस तरह से सीधे सीधे एक्शन लेने का। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर इसके बावजूद ममता बनर्जी वहां जीत जाती हैं तो भारत की राजनीति में ये बड़ा फेरबदल होगा। और ममता बनर्जी अगर हारती हैं तो ये भी एक प्रयोगशाला में हुआ प्रयोग होगा जिसका रिएक्शन आप इसके बाद देखेंगे, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में ये प्रयोगशाला है और इसमें जो रिजल्ट निकल के आएगा, इसमें जो नमूना निकल के आएगा, आगे की राजनीति उससे बड़ी प्रभावित होगी और उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अब चाहे वो दोनों चीजें हैं, परिणाम क्या आते हैं उस पर निर्भर होगा कि आगे किस प्रकार की सियासत भारत में होने जा रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।